अब क्वेश्चन 35 देखिए। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आर। हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ ऑफ इस इक्वेशन का बनाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ग्राफ बनाने के लिए इज इक्वल टू का साइन आपको यहां लेना है। यहां x यहां y, x को 0 रखेंगे तो y 5, y को 0 रखेंगे तो x 5। इसको ले लो, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x को 0 लेंगे तो y 3 और y को 0 लेंगे तो x 6। और अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ किस तरीके से यहां होगा, वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आपको लेनी है। पहला पॉइंट है x0 y5, तो x0 y5 यहां पे होगा, x5 y0 होगा यहां पे। तो दोनों को मैच कर दीजिए, दोनों को मिला के एक लाइन हमें बना देनी है। लाइन सॉलिड होगी क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन दे रखा है, तो लाइन सॉलिड बनेगी आपकी। इसके बाद x0 y3 x6 y0, इन दोनों को मिला दें। फिर एक और लाइन है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 ये लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। अब हम इसका फिजिबल रीजन चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम ओरिजिन रख लेंगे। ओरिजिन को यहां रखोगे 0,0 को, 0 इज ग्रेटर देन 3, इक्वल टू वाला साइन छोड़ दो, 0 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात गलत है। तो इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं दूसरी तरफ होगा, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अगली इक्वेशन में रखो, यहां 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5, यानी 0 इज ग्रेटर देन 5। तो यहां आप चेक करें तो इस वाली लाइन का भी जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। इसमें भी चेक करेंगे 0 इज ग्रेटर देन 6, इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। और y ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन 3 यानी इस तरफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके इस तरफ कौन सा रीजन बन रहा है? ये फिजिबल रीजन बन पा रहा है, एंड द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड वाले केस को हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो अनबाउंडेड जब हम निकाल लिया है यहां पर, तो पहले तो उस पर जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उन पर z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है हमारा 6,0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, और ये है आपका x इज इक्वल टू 3 और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन। अब आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। x3 यहां रखोगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y इज 2। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 3,2। ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो इनको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो हमें यहां से मिल जाएगी, माइनस माइनस माइनस,
माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो वाई इज 1, वाई हमारा 1 आ गया। अब y की वैल्यू 1 यहां रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो 4,1 सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इस कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज को z में रख देंगे। सो सबसे पहले z एट a यानी 3,2 पर, 3,2 पर वैल्यू क्या आएगी, -3 + 2 × 2 यानी कि -3 + 4 इज 1। इसके बाद z को किस पर, b पर, यानी 4,1 पर, 4,1 यानी -4 + 2 इज -2। इसके बाद z एट c पॉइंट यानी 6,0। तो यहां आप ध्यान से देखें तो -6 + 0 इज -6। हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू यहां निकाल ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, क्योंकि जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, हमें वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो कॉर्नर पॉइंट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो अब हम इनइक्वालिटी ड्रा करेंगे। v यहां लिखो, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, वी ड्रा द इनइक्वालिटी। अब हम इनइक्वालिटी ड्रा करेंगे, हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम इनइक्वालिटी ड्रा करेंगे z इज ग्रेटर देन 1। अगर हमें मिनिमाइज करना होता तो लेस देन वाला सिंबल हम यहां लेते। तो यहां पर अब इनइक्वालिटी है -x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम यहां क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहां से आएगी आपका 1/2 यानी 0.5। y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। पॉइंट क्या आ रहे हैं हमारे पास, x 0 y 0.5 यहां पर और x 1,0 कहीं यहां होगा, -1,0 ऐसे बन गए। जब आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो वैल्यूज एग्जैक्ट आपकी बनेंगी। अब आप बोलें कि यहां पर ओके देयर इज अ मिस्टेक, क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये लाइन जो है रेड वाली जो मैंने बनाई है इनइक्वालिटी के लिए, ये लाइन डॉटेड आपकी बनेगी। क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो लाइन के पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे आपके। अब हमें चेक करना है कि इस डॉटेड लाइन, इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ होगा। ओरिजिन को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात आपकी गलत है। यानी इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, इस तरीके से होगा। अब आप चेक करो कि जो पहले फिजिबल रीजन हमने बनाया था और अब जो बना रहे हैं, क्या उसमें कॉमन पॉइंट कुछ आ रहा है? डेफिनेटली आप देखें तो ये वाला जो एरिया है ये कॉमन आ रहा है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हमें कॉमन मिल जाएंगे। तो अब हम यहां पर लिखेंगे व्हेन वी ड्रा -x + 2y is greater than equal to 1 have common points with the फिजिबल रीजन। इसका क्या है, फिजिबल रीजन के साथ बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं विद द फिजिबल रीजन। सो z
इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y हैज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम के लिए पूछता तो मिनिमम भी नहीं होती यहां पर। अगर दोनों फिजिबल रीजन्स में कुछ कॉमन आ जाता है तो हमारा जो फिजिबल रीजन है उसके पास ना मैक्सिमम ना मिनिमम कोई सी भी एक वैल्यू वहां नहीं होती है। तो बस पहले आपको वो पहले वाला काम करना है। अब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ गया तो आपको इनइक्वालिटी ड्रा कर लेनी है। इनइक्वालिटी ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर चेक करेंगे कि उनके बीच में कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन है तो नो मैक्सिमम वैल्यू, अगर कॉमन नहीं होता कुछ लाइन ऐसे बन जाती तो जो मैक्सिमम पॉइंट था वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू वहां पर हो जाती। सेक्शन ई का क्वेश्चन 36 देखिए, केस स्टडी का ये पहला क्वेश्चन है। ए टॉय कंपनी कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट बाय द प्रॉफिट फंक्शन। एक टॉय कंपनी है जो अपना प्रॉफिट इस प्रॉफिट फंक्शन से कैलकुलेट करती है, जो है px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वेयर। तो वो कह रहा है देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर px। इस px के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है। कैन वी अप्लाई हियर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? इफ yes, explain why. What will be the maximum profit of the company? तो कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले हमें लोकल मैक्सिमा निकालना है और फिर वो कह रहा है कि क्या हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं। फिर वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। p डैश x इज इक्वल टू 41 का 0 हो गया, माइनस 72 माइनस 36x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम इस p डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। दिस p डैश x इज 0, तो यहां से माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। 36x इज इक्वल टू 72, 36 से 2 टाइम तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब हमें इस x की वैल्यू -2 को मैक्सिमा भी प्रूव करना है, तो उसके लिए हम p डबल डैश x निकालेंगे। p डबल डैश x इज यहां पे आ जाएगा माइनस का 36 which is less than 0. So at x is equal to -2, जो p डबल डैश ऑफ -2 है वो लेस देन 0 आ रहा है, और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमा होता है। सो x इज इक्वल टू -2 इज लोकल मैक्सिमा। तो पहला काम तो हो गया, हमने लोकल मैक्सिमा निकाल लिया। अब वो सेकंड कह रहा था कैन वी अप्लाई हियर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप ध्यान से देखें तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यहां पर यूज किया है, और वो हम क्यों यूज कर पाए हैं, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल था और उसका ट्वाइस या थ्राइस डेरिवेटिव करना इजी है। हम बोलेंगे यस वी कैन यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट here because the given function is a polynomial and its twice derivative can be easily calculated। अब ये पॉलिनोमियल है, दैट्स वाई इसका ट्वाइस डेरिवेटिव
काफ़ी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका बी वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है, बी कह रहा है हमसे व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। आप ध्यान से देखें तो लोकल मैक्सिमा तो हम निकाल ही चुके हैं, इस वैल्यू को यहाँ फंक्शन में रख दो, जो वैल्यू मिलेगी वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। यहाँ पर 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर, 41 प्लस 144 यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 18 दैट इज -72, दिस विल बिकम 5 एंड 8 185 -72 यहाँ पे आ गया 3 8 में 7 1 यूनिट्स। तो 113 यूनिट्स का जो कंपनी को है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन था। पहले लोकल मैक्सिमा आपको निकालना है, फिर ये भी बताना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शन में जैसे ही आप उस लोकल मैक्सिमा के पॉइंट को रखेंगे आपको यहाँ पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन 37 देखिए, राधा हैज़ ए फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स टुडे आफ्टर टेकिंग मैथ्स एग्जाम सी इज फ्लाइंग काइट टू रिलीज द एग्जाम स्ट्रेस। राधा को क्या है, पतंग उड़ाने का शौक है, एंड टुडे आफ्टर टेकिंग मैथ एग्ज़ाम, और मैथ एग्ज़ाम लेने के बाद उसने एग्ज़ाम स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। हर काइट इज़ फ्लाइंग अलोंग द कर्व हैविंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी जो काइट है वो डेफिनेटली एक कर्व बनाएगी, जैसे ऐसे काइट उड़ेगी यहाँ पे, तो उसका जो काइट है वो एक कर्व बना रही है, और उस कर्व के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट, ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप बोलेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। तो ये क्या है, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर दे रखी है। दूसरा वो पूछ रहा है फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, यहां पर 1 है, और डिग्री की बात करें तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई। ऑर्डर इज 1 एंड द डिग्री इज आल्सो 1। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विच काइट इज फ्लाइंग। और आप क्या कर दें, इसका जनरल सोल्यूशन बता दें जिस कर्व के अलोंग ये फ्लाई कर रही है, तो हमें इसका जनरल सोल्यूशन यहां पर बता देना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद इसकी जनरल फॉर्म के साथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो p क्या है हमारा 2 है और q क्या है sin x है। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो होता है e की पावर p dx, e की पावर p dx यानी 2dx, और यहां पे हो जाएगा e की पावर 2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, वो हम कहां से मिलेगा हमें, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो है e की पावर 2x, q हमारा है आपका sin x इंटू e की पावर 2x dx।
ये एक इस तरीके का इंटीग्रेशन है जो 2 या 3 स्टेप के बाद वही टर्म वापस बनती है। तो हम इसको i मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। अब यहाँ बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन होगा। आइलेट में एक्सपोनेंशियल टर्म लास्ट में आती है, तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन आपका। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो क्या करेंगे, यहां पे होगा e की पावर 2 साइन, फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव नीचे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर जो टोटल टर्म आ रही है उसका इंटीग्रेशन। ये 1/2 मैं बाहर लिख लूं, तो यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फिर से हमें यहां बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अगेन, फिर से बाई पार्ट से करेंगे। सो i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे, माइनस यहां पर अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2। अब यहां पर आप देखें तो साइन x डॉट e की पावर 2x बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/4 e की पावर x कॉस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस का 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, और आप ध्यान से देखें तो साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, यहाँ टर्म बची साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। ये टर्म एग्जैक्टली i के जैसी है, तो मैं इसकी जगह i लिख सकता हूँ। इसको इधर ले आओ, i प्लस 1/4 ऑफ i, यहाँ से मैं e की पावर 2x बाई 4 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ 2 है, 4 कॉमन में ले रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। अब यहां पर आप देखें तो ये बन जाएगा 5/4 ऑफ i इज इक्वल टू e की पावर 2x बाई 4, 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। यहाँ 4 से 4, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा 5, e की पावर 2x बाई 5, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। अब ये जो i की वैल्यू हमने यहां से ली थी, तो हम यहां सेकंड में इसे पुट कर देंगे। पुटिंग i इज इक्वल टू 2, पुटिंग i इन सेकंड, तो यहां आ जाएगा y डॉट e की पावर 2x इज इक्वल टू, यहां वैल्यू है e की पावर 2x बाई 5 इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x plus c, and which is the required general solution of differential equation, which is required general solution of differential equation। और यही क्या है हमारा, इस differential equation का solution है। तो केवल लीनियर फॉर्म वाले मेथड से हमें क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देना है। नाउ क्वेश्चन 38 देखिए, राम सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 29th ऑफ February। राम जो है वो 29 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाता है। अब 29 फरवरी जो है वो कब आती है, देखो मोस्टली फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल बाद 29 तारीख उसमें आती है, यानी कि लीप ईयर। जब लीप ईयर आएगा तब वो अपना जन्मदिन मनाता है, मतलब जन्मदिन भी 4 साल में एक बार ही आता है उसका। ऑन हिज बर्थडे हिज फ्रेंड्स प्ले अ गेम विद हिम।
और उसके जन्मदिन पर उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ एक गेम खेलते हैं, दे प्रॉमिस टू प्रेजेंट हिम अ न्यू वॉच इफ हिज एनी रैंडमली सिलेक्टेड बर्थ ईयर कंटेन्स 53 ट्यूसडेज। मतलब क्या है कि उसके जन्मदिन वाले सालों में से कोई एक साल हम चुन लें रैंडमली, और उस साल में यदि 53 ट्यूसडेज यानी 53 ट्यूसडेज हुए तो वो उसको एक वॉच गिफ्ट करेंगे। बढ़िया गेम है, मैथमेटिकल गेम है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि 53 ट्यूसडेज कितने केस में उसके आ सकते हैं। आगे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द पॉसिबल पेयर ऑफ डेज एट द लास्ट ऑफ 2 days of the selected birth year? Okay. What is the probability that Ram will win the watch from his friend? और मतलब वही बात है कि 53 ट्यूसडेज आ जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अब जितनी इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ट्यूसडेज आने पर ही तो वो जीतेगा। तो हम पहले लिखते हैं इन अ लीप ईयर there are 366 days। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366, और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अब 366 डेज को हम डिवाइड करें 7 से और इसको वीक्स में कन्वर्ट कर लें, तो 7 से डिवाइड करेंगे 5, 35, दैट इज 1, 2 times 14 and 2। आप देखो 52 वीक्स तो कंप्लीट बन गए, 52 वीक्स पूरे बन गए और 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। आप लिखेंगे इन अ लीप ईयर देयर आर 52 वीक्स एंड 2 days एक्स्ट्रा, और उसमें 2 दिन क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे। अब 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी ऑफ द फॉर्म, अब 2 दिन एक्स्ट्रा जो हैं वो किस फॉर्म के हो सकते हैं? आप ध्यान से समझें। जो लीप ईयर है उसमें 52 यानी कि 52 वीक्स हो गए, यानी 52 ट्यूसडेज तो हो ही गए। अगर 52 वीक्स बन गए हैं तो 52 ट्यूसडे तो हो ही गए पहले। अब आप समझो कि भाई 364 दिन तो पूरे हो जाएंगे। मान लो 364वें दिन क्या हुआ? आपका सैटरडे हुआ, संडे हुआ, ऐसा कर लो, संडे हुआ तो 365वें दिन क्या होगा? भाई यहां संडे है तो यहां मंडे होगा, और इससे अगले दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। तो पहला पेयर क्या बन रहा है हमारे पास? जो एक्स्ट्रा 2 दिन है उनका पेयर बन रहा है मंडे ट्यूसडे, मंडे कॉमा ट्यूसडे हो सकता है उन 2 दिन में। उसके बाद हो सकता है कि यहां संडे ना हो करके यहां आपका क्या हो? मंडे हो 364वें दिन। तो अगर यहां मंडे है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ट्यूसडे हो जाएगा, और उससे अगले दिन वेडनेसडे हो जाएगा। तो इस केस में पेयर क्या बन रहा है? ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब मैं आपसे थोड़ा डायरेक्ट करूं, हो सकता है यहां पर ट्यूसडे हो आपका, तो अगला जो पेयर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब हो सकता है कि यहां पर आपका वेडनेसडे हो तो यहां बनेगा थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब यहां पर हो सकता है कि आपका थर्सडे हो तो यहां बनेगा फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। अब हो सकता है यहां पर फ्राइडे हो तो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। अब हो सकता है कि यहां पर आपका सैटरडे हो तो यहां संडे मंडे, क्या होगा? संडे एंड मंडे। अब हो सकता है कि आपका यहां पर संडे हो
तो क्या बनेगा, मंडे ट्यूसडे, मतलब वापस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो कितने पॉसिबल पेयर्स बन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उन 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए जो 52 वीक्स से अलग बच गए हैं। तो यही आपका पहला क्वेश्चन था, राइट व्हाट आर द ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डेज एट द लास्ट ऑफ 2 days ऑफ द सिलेक्टेड बर्थ ईयर। तो ये पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। इसके बाद इसके बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईयर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज, probability of getting 53 ट्यूसडेज, 53 ट्यूसडेज आए, या फिर आप कह सकते हो राम के जीतने की। अब आप ध्यान से देख लो भाई, 52 ट्यूसडेज तो हुए पड़े हैं, 52 ट्यूसडेज पहले से हैं, उनसे कुछ नहीं करना, केवल एक और चाहिए। देखो ट्यूसडे हमें किस किस पेयर से मिल सकता है, अगर उन एक्स्ट्रा 2 दिनों में मंडे ट्यूसडे हो तो भी 53 ट्यूसडे हो जाएंगे, और ट्यूसडे वेडनेसडे हो तब भी आपके 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। मतलब ये पैटर्न रिपीट हुआ तो भी 53 ट्यूसडेज बन जाएंगे, ये पैटर्न रिपीट हुआ तो भी 53 ट्यूसडेज बन जाएंगे। और टोटल है आपके ये 3 4 5 7, तो टोटल केसेस तो हैं आपके 7, और फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं, 2, यानी उसमें आपके 53 ट्यूसडेज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 होगी, और वही प्रोबेबिलिटी होगी राम के जीतने की, यानी उसको घड़ी मिलने के जो चांसेस हैं वो आपके 2/7 यहां पर हैं।